नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बता दें 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 राज्यों में एक चरण में होंगे मतदान। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर की वो तारीख है जब मतदान डाले जाएंगे, वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होंगे मतदान। राजस्थान में 23 नवंबर की तारीख तय की गई है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होंगे। तो ये सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जो 5 विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। और इसी के साथ बता दें कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बना जहां पर महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। अब ऐसे में तमाम आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. तो चुनावी शंखनाद हो चुका है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 राज्यों में एक चरण में होंगे मतदान और छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान होंगे। 2 चरणों में यहाँ पे वोटिंग की जाएगी। 7 और 17 नवंबर की वो तारीख तय की गई है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। जहां मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, तो छत्तीसगढ़ में भी 17 तारीख की एक तारीख तय की गई है। राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में 23 नवंबर की तारीख तय की गई है वोटिंग की। इसी के साथ बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर की वो तारीख तय की गई है जिस दिन मतदान होंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होंगे। 7 नवंबर और 17 नवंबर की वो तारीख है जब मतदान यहाँ पे डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को मतगणना होगी, यानी कि वोटिंग होगी। वोटिंग का रिजल्ट उस दिन आएगा। और 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। स्केड्यूल यहाँ पे सामने आ चुका है। एमपी में 230 सीटें हैं। राजस्थान की बात की जाए तो 200 सीटों पर इस बार घमासान देखने को मिलेगा। तेलंगाना में 119 सीटें हैं और 119 सीटें पर वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और बता दें कि यहाँ पे कुछ नक्सलवाद की वजह से 2 चरणों में चुनाव होंगे। मिजोरम में 40 सीटें हैं, जिसको लेकर मिजोरम यहाँ पे तमाम पार्टियां अपने चुनावी शंखनाद में लगी हुई है और एक के बाद एक चुनाव को साधने की कोशिश कर रही है पार्टियां। तो एक कहां पे कितनी सीटें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बता दें 4 राज्यों में एक चरण में मतदान होंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पे 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे एक चरण में मतदान होंगे। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, ये राज्य है जहां पे एक चरण में वोटिंग होगी। और वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होंगे। 7 नवंबर और 17 नवंबर की वो तारीख तय की गई है जब छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी। यहाँ पे अब बता दें कि आचार संहिता लागू हो चुका है और ऐसे में तमाम पार्टी चुनावी मैदान में उतरती हुई कई दिनों से नजर आ रही थी। अब चुनावी घमासान असली तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं और ऐसे में देखिए तकरीबन एक हफ्ते का गैप दिया गया है।
राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान को सबसे ज्यादा यहाँ पे वक्त मिला है। हालांकि अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो उससे 20 दिनों के कम का वक्त यहाँ पे मिला है, लेकिन ये तारीख है जो आप तक पहुंचा रहे हैं हम। खबर में आगे बढ़ेंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो एक तरफ जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, खुद ही सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। ये चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे, और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे अपील। और AIMIM भी राजस्थान में और तेलंगाना में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद असरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और राजस्थान में 23 नवंबर को है, तो राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ECI ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं। और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे MLAs हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की, उसके ऊपर हमारा साथ देगी। और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तीनों कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, और हम यही कोशिश करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे। तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक्टिव होती हुई पहले से ही नजर आ रही थी, अब चुनावी मैदान में उतरती हुई दिखाई देंगी। असरुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे आप, उनकी तरफ से कहना है कि आप जाइए और पतंग पे वोट डालिए। अभी से चुनाव प्रचार वो करने शुरू हो चुके हैं। आचार संहिता हालांकि लागू हो चुका है, जैसी तारीखों का ऐलान हुआ है वैसे असरुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि जो BRS है उनके साथ हम हर वक्त खड़े हैं और दोनों के मेजोरिटी से इस बार सरकार आएगी तो कांग्रेस भी अलग राग अलाप रही है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं, उन राज्यों को खास तौर पे अपने प्रायोरिटी पे रखा जाए। और ऐसे में देखिए अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और काफी अहम ये इस बार के चुनाव माने जा रहे हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे मध्य प्रदेश से। दिनेश, 230 के सीटों का समीकरण क्या कहता है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सिटी इस हिसाब से बात किया मध्य प्रदेश के 2018 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता के करीब यहाँ पर पहुंचने का प्रयास किया था कि 114 सीट जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत कर आई थी, 114 सीटों पर यहाँ पर भाजपा थी। लेकिन अगर बात किया तो किसी भी पार्टी को यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन निर्दलीय और कुछ दूसरे संगठनों के जो विधायक उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को समर्थन दिया। उसके बाद में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन बात करें उसका जो 2020 में यहाँ पर जो सिंधिया उनके समर्थक इस हिसाब से भाजपा में जाते हैं तो यहाँ पर फिर मध्य प्रदेश में उपचुनाव यहाँ पर देखने को मिले थे। उस दौरान उपचुनाव में यहाँ पर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी और मध्य प्रदेश में यहाँ पर सरकार में वो लगातार बनी रही थी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव तेज का है वो एक अलग ढंग से यहाँ पर लड़ा जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव यहाँ पर तो पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो लंबे समय से दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के। सर, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, पहले प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए ये तो एक सहज अनुभूति है कि चुनाव होना है तो तिथियां घोषित होंगी
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कैडर बेस्ड पार्टी का कार्यकर्ता है और वो हमेशा चुनावी मूड में भी रहता है और जनसेवा के मूड में भी रहता है। अच्छा। बूथ स्तर तक हमारा गठन है और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हैं। विपक्ष बिखरा हुआ है और विपक्ष गलत दुष्प्रचार के आधार पर चुनाव के मैदान में जाना चाहता है और मैं समझता हूं कि जो मोदी जी की लोकप्रियता है, जो कमल के निशान की और कैडर बेस्ड पार्टी के कार्यकर्ताओं की का परिश्रम है, वो पहले से कहीं अधिक मतों से बीजेपी के अलग अलग राज्यों में विजय होगी और मैं समझता हूं कि विपक्ष को 5-0 का पराजय से उसको आगे आना होगा। मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ पे थोड़ी बहुत घमासान या फिर कंफ्यूजन आप कह सकते हैं वो दिख रही है। पिछली बार हमने देखा था जितने भी चुनाव होते आ रहे हैं वहां पे शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव बीजेपी लड़ती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब पीएम के चेहरे पर चुनावी मैदान में बीजेपी उतरी है। इसके पीछे की वजह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से चुनाव के मैदान में जाती रही है, क्योंकि बीजेपी में व्यक्ति चेहरा कभी नहीं होता। ये हमारे हर कार्यक्रम में लोग बोलते हैं। हमारे वहाँ पे जो हमारा चुनाव निशान है कमल का फूल, वही हमारा नेतृत्वकर्ता भी है, वही हमारा प्रत्याशी भी है और इसके आधार पर हम हर चुनाव को प्रारंभ से लेकर अब तक लड़ते आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति का नेतृत्व निमित्त मात्र होता है और इसमें अगर नेतृत्व की बात करें तो पूरे देश पे हमारे पास एक सबल नेतृत्व मौजूद है पहले से ही। तो प्रदेशों में बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और विजय सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी की। राजस्थान की बात कर लेते हैं सर। राजस्थान में क्या लगता है, रमेश बिधूड़ी सचिन पायलट को टक्कर दे पाएंगे या एक बार फिर से वहां पे कांग्रेस ही अपना मैदान जो है वो तैयार करेगी? क्योंकि हमने हमेशा देखा है पिछले 15 सालों का इतिहास आप खंगाल लीजिए तो जहां कांग्रेस आ रही है फिर उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, यही ये रोड मैप होते हुए नजर आ रहा है। इस बार क्या चुनावी समीकरण है? अब इस बार तो आपने अपने बात से ही खुद ही स्पष्ट कर दिया कि वहां पर अगर प्रचलन की बात करें तो बीजेपी है, संगठन की बात करें तो बीजेपी है, नीतियों की और कार्यक्रमों की बात करें तो बीजेपी है। एक पक्षी चुनाव राजस्थान में है और कांग्रेस अब तक की सबसे बड़ी हार की तरफ आगे जाएगी। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के नाम पे ही बीजेपी को वोट इस बार मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस के नाम पर? कांग्रेस के नाम पर बीजेपी क्यों वोट लेगी? बीजेपी कह रहे बीच का घमासान दिखा के इस बार वोट बटोर रही है बीजेपी। नहीं, बीजेपी अपने काम के आधार पर कर रही है और वो अपना घमासान दिखा के अपने आप में अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं। बीजेपी अपने बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर काम कर रही है। तेलंगाना की क्या स्थिति है सर? अब आपकी इतिहास बदलेगा वहां पे और खुद केसीआर ने कहा है कि उनका मुकाबला कांग्रेस से नहीं, उनका मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी का कहना है कि उनका मुकाबला कांग्रेस और तेलंगाना पार्टी का केसीआर दोनों से नहीं है। छत्तीसगढ़ में कितने तैयार है बीजेपी? 2 पाली में इस बार चुनाव हो रहे हैं, 7-17। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी आपका तमाम जानकारी यहाँ पे देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए चुनाव की घोषणा यहाँ पे हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अब तमाम पार्टी जो है अपने मोर्चे पर तैनात होती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके के नतीजे आते हैं, किस पार्टी यहाँ पे, कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो आगे बढ़ेगी। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। बता दें कि 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, दिनेश जुड़ चुके हैं और अजीत जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी अजीत का। अजीत, क्या लगता है इस बार चुनावी समीकरण क्या कहना है 5 राज्यों का? सबसे कड़ी टक्कर कहाँ पे देखने को मिलेगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस बार अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूँ तो समीकरण कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। विशेष तौर पर मैं बात कहूँ कि अगर जिस तरीके से इस बार इंडिया गठबंधन की जो भूमिका देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं अलग अलग विधानसभा चुनाव पे अलग अलग सेक्टर पर भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ भाजपा की तरफ अगर बात करूँ तो भाजपा का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है 2014, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली है। उसके बाद विभिन्न चुनाव, जब भी चुनाव हुआ, चाहे वो अलग अलग विधानसभा के चुनाव हुए हो या फिर अन्य संबंधी स्तर पर चुनाव हुए हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष चेहरा
कहीं ना कहीं लोगों के बीच में होते हैं। और सबसे वही कहीं ना कहीं इस बार भी एक सबसे बड़ा ये जो मुद्दा है वो देखने को मिलेगा तमाम राज्यों में। प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है कि ये विशेष रूप से जरूर देखने को मिलेगा। और अगर हम कहें तो जिस तरीके से बीते दिनों जो चाहे वो 370 की बात हो या फिर राम जन्मभूमि की बात हो, ऐसे और भी कई सेक्टर हैं जो अलग अलग विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। वही अगर मैं बात करूं अगर अन्य पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर मैं पूरे अगर इंडिया गठबंधन की बात करूं, तो वो भी एक मुख्य विपक्ष या फिर विशेष टक्कर पर अपनी भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार का जो चुनावी समीकरण है कहीं ना कहीं तमाम जो चुनाव के जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनको भी कहीं ना कहीं असमंजस में लाके खड़ा कर रहा है, क्योंकि टक्कर जो है वो कांटे की देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब अलग अलग राज्यों में, क्योंकि सबसे बड़ा ये कहा जा सकता है कि इस बार जो अलग अलग राज्यों के जब विधानसभा चुनाव हुए हैं उनकी तारीखें भी अलग अलग है। हाँ, ये जरूर है छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है वो 2 फेज में हुआ है, जो 2 राज्यों से जुड़ते हुए चुनाव नजर आएंगे। चाहे वो मैं मिजोरम में 7 नवंबर की बात करूं या फिर मध्य प्रदेश के 17 नवंबर की बात करूं, ये दोनों वो तारीख है जो छत्तीसगढ़ और ये तारीख जो चुनाव थे वो कहीं ना कहीं एक साथ होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं अन्य राज्यों की बात करूं, चाहे वो राजस्थान में बात करूं तो वो 23 नवंबर की है, तेलंगाना की बात करूं तो 30 नवंबर की है। लेकिन जो वास्तविक तस्वीर है वो 3 दिसंबर को सबके सामने आ जाएगी। इससे पहले जब आज चुनावी शंखनाद हो गया है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने जीत के दावे शुरू कर दिए गए हैं और विशेष तौर पर अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी प्रचार अभियान में भी जुट गए हैं। और जब से चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है तब से सबकी प्रतिक्रिया निकल के सामने आनी शुरू भी हो चुकी है। अजीत, यहाँ पे मैं दिनेश के पास जाना चाहूंगी। दिनेश, देखिए मध्य प्रदेश का समीकरण जो है पहले से हमने देखा है किस तरीके से बीजेपी जो है शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर दाव लगाती हुई नजर आ रही थी इतने सालों से, लेकिन जैसे 2018 में चुनावी समीकरण यहाँ पे बदला, कांग्रेस सत्ता में वापस आई, हालांकि वो 3 से 4 महीने उनकी सरकार चली। इस बार सबसे अहम ये नजर आ रहा है कि पीएम मोदी के चेहरे पर इस बार दाव लगाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल, मैं आपको फिर बता दूं, जिस हिसाब से बात किया है, मध्य प्रदेश में 2003 से ही लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार है। 2018 की विधानसभा चुनाव में हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जो है 15 महीने के लिए यहाँ पर सरकार में आई थी। उस दौरान जो सिंधिया समर्थक और उनके जो गए थे, भाजपा ने ज्वाइन किया था, उसके बाद यहाँ पर फिर उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जीत दर्ज कर ली थी, तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बनी हुई है। अब 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो 2018 का विधानसभा चुनाव है, भाजपा फिर शिवराज के चेहरे पर लड़ा था। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व में इसी चुनाव की जो कमान है संभाल रही है। लगातार पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। उससे पहले जो कांग्रेस के बीजेपी के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो भी यहाँ पर लगातार दौरे कर चुके थे। और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस के भी यहाँ पर पहले दौरा है राहुल गांधी का अभी जो हुआ है शाजापुर जिले में, तो इसको देखकर लग रहा है यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी थी जो लगातार तेज बनी थी। लेकिन जैसे आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो चुनाव आयोग की यहाँ पर घोषणा की, तो मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर आदर्श आचार संहिता यहाँ लग चुकी है और उस हिसाब से बात किया है तो अब जो है मध्य प्रदेश का जो चुनावी बिगुल है वो यहाँ पर बच चुका है पूरी तरह। और मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से 2023 का जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ पर लगातार कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा है कहीं ना कहीं यहाँ पर नजरअंदाज कर दिया गया और केंद्रीय नेतृत्व में यहाँ पर कमाल सवार है, तो उसको देखकर भी यहाँ पर लगातार जो विपक्ष है वो यहाँ पर हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सीएम को यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया। और उसके साथ साथ जब सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद अपने विधानसभा क्षेत्र बुधरी सीहोर का दौरा कर रहे हैं, तो इस वक्त से वो मंच से और जनता से इस वक्त कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं, भैया चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। तो इस पर उससे देखकर लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को भी अंदेशा हो रहा है कि जिस हिसाब से केंद्रीय नेतृत्व जो है और इसलिए शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पे चुनावी कार्ड, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं दिनेश। यही कारण हर जगह जाके कह रही हैं कि अब कुर्सी का मोह माया सब त्याग रहा हूं। हमारे साथ विकास भी जुड़ चुके हैं इस बीच छत्तीसगढ़ से। विकास, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 चरण में चुनाव होगा और इसको लेकर कितनी तैयारी तमाम पार्टियों की नजर आ रही है? जी, छत्तीसगढ़ में प्रमुख भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रमुख 2 ही दल है। इसके अलावा जो है आम आदमी पार्टी भी इस बार 90 विधानसभा चुनाव में जो है उतर चुकी है और वो सूची भी जारी करने का सिलसिला आप पार्टी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही जो क्षेत्रीय दल पार्टी है जनता कांग्रेस सहित अन्य जो पार्टी है उनकी भी तैयारी लगातार चल रही है। इस बार जो है
मेन मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस में ही होना है, पर साथ में जो है क्षेत्रीय दल जो है पिछली बार की तरह इस बार भी वोट काटने की राजनीति जो है करेगी। पिछले बार जनता दल छत्तीसगढ़ को जो है 5 सीटें जो है 90 विधानसभा में मिली थी। इस बार भी जो है जनता कांग्रेस जो है यहाँ पे जो है चुनाव लड़ रही है। साथ ही इस बार भी जो है जनता कांग्रेस को 1-8 सीट मिलने की उम्मीदें हैं। साथ ही जो है मैं आपको बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जो है पिछले 6 महीनों से लगातार जो है सभाओं का दौर और दौरों बड़े बड़े केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है। साथ में ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज है, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें चाहे अन्य नेताओं की बात करें, छत्तीसगढ़ में लगातार जो है दौरा कर सभाओं बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित करके चुनाव से पहले ही चुनावी माहौल का एक बड़ा यहाँ पे सभा आयोजित करके चुनावी माहौल के बिल्कुल बच चुके थे। बावजूद इसके अब जी बिल्कुल यही कारण है कि छत्तीसगढ़ अहम राज्य इस वक्त बना हुआ है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके जरिए लाखों करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां नल जल योजना का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। पेयजल की समस्या एक वैश्विक संकट के रूप में उभर रही है, जिससे कोई भी अछूता नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए यूपी की योगी सरकार ने अमृत जल योजना की शुरुआत की है, जिसमें पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि शामिल है। ये योजना देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर घर में पानी की आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित किया जा रहा है। लोगों को योजना के तहत निःशुल्क पेयजल आसानी से मिल रहा है, जिससे लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। तो लाभ बहुत मिला है, बहुत अच्छा भाव जैसे नल लगा और जैसे लगा तब से थोड़ा जो नहीं वो है बहुत बढ़िया हो गया है। इसलिए पैसों से नहीं लगा, कोई लगवाने में इसको बढ़िया पानी आ रहा है। इस योजना को लेकर नगर निगम अयोध्या के हनुमान कुंड वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि अभय श्रीवास्तव ने बताया कि योजना के आने से पहले लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ आधार कार्ड देकर कोई भी योजना का निःशुल्क लाभ ले सकता है। कनेक्शन के लिए अभी तो योजना के पहले लोगों को काफी कोरम भरना पूरा करना पड़ता था। नगर निगम का तमाम प्रोफार्मा होता था, उसको पूरा करना पड़ता था। सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अमृत जल योजना के अंतर्गत जो कनेक्शन का है, इसको लाभार्थियों को बहुत आसानी से इसका लाभ मिला। अमृत जल योजना से आज लोगों के घर पर ही पेयजल आसानी से उपलब्ध हो रहा है और लोग योगी और मोदी सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।